और बात आज हम करेंगे बेहद अहम, बेहद गंभीर मसले की। उत्तर प्रदेश में हर रोज महिलाओं के साथ गैंगरेप जैसी घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो कि राज्य सरकार और यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। महिलाओं के साथ अपराध में अव्वल यूपी के कानपुर में भी महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं है। मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं और इन घटनाओं के सुनने के बाद तो बस यही लगता है कि आखिर ये कब तक होगा। कानपुर की एक घटना जो आज हुई है और रविवार की एक घटना है जो कि आज सुर्खियों में है। पहले हम उस घटना से आपको रूबरू करा दें। कानपुर के अलग अलग इलाकों में 2 वारदातें हुई हैं गैंगरेप की और बेहद शर्मनाक कर देने वाले ये मामले सामने आए हैं। पहली घटना चकेरी इलाके की है, जहां सरेराह आरोपियों ने दवा लेने जा रही 8वीं की छात्रा को कार में खींच करके चलती कार में गैंगरेप को अंजाम दिया और घटना के बाद छात्रा को बंथरा टोल के पास झाड़ियों में फेंक दिया। इस दौरान छात्रा के साथ मौजूद उसकी सहेली को भी आरोपियों ने कार में खींचने की नाकाम कोशिश की। वहीं दूसरी घटना घाटमपुर के पतारा में, जहां एक लड़की को खेत में बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है और दोनों ही मामलों में पुलिस ने अभी जांच भर शुरू की है। कानपुर में विभत्स सोमवार, 2 गैंगरेप की घटनाओं से शर्मसार हुआ शहर। कहीं नाबालिग तो कहीं किशोरी बनी शिकार। आखिर कब बदलेगा समाज? कब तक आबरू होती रहेगी तार तार? कानपुर में एक ही दिन गैंगरेप की 2 घटनाओं ने शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना चकेरी थाना के शिव गोदावरी इलाके की है, जहां कक्षा 8 की एक छात्रा के साथ उस समय गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया जब वो दवा लेने जा रही थी। आरोपियों ने छात्रा को कार में घसीटकर घटना को अंजाम दिया। इस दौरान पीड़ित छात्रा के साथ उसकी सहेली भी थी, जो आरोपियों की चंगुल में आने से बच गई। काय से उठा के ले गए थे? गाड़ी से। कौन थी? याद नहीं है? याद नहीं है। याद नहीं। कैसे के रंग की थी? व्हाइट कलर के। कितने लोग थे? 4 लोग। अयाज डॉक्टर के यहाँ गए थे हम लोग दवा लेने, तो हमने कहा चलो फोटो भी उठा लेंगे जागरण की मामा के पास से, तो हम लोग वहीं गए थे। तो जाते समय वो लड़के रास्ते में खड़े थे, कार लेके बस आगे आए और हम लोग को पकड़ी। हमने तो हाथ छुड़ा लिया उन लोग से, दांत काट के, और ये नहीं छुड़ा पाए, इसको पहले अंदर ढकेले ना, हमको बाहर ढकेल दी इन लोग ने। वहीं गैंगरेप की दूसरी वारदात घाटमपुर के पतारा गांव की है, जहां 4 युवकों ने एक लड़की को खेतों में बंधक बनाकर गैंगरेप को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों मामलों को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दवा लेने गई थी, वो दवा लेके आपस जा रहे थे, उन्होंने कहा कि दवा लेने आए हैं। किसी ने बोला कि चलो मामा करने से जागरण का फोटो ले आए। जब फोटो लेने इन लोग गए तैसे ही उन्होंने कार लगाए हुए थे, तैसे ही खींच लिया। कानपुर के पतारा गांव में एक किशोरी को खेत में बंधक बनाकर गैंगरेप को अंजाम दिया गया। किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस किशोरी की मेडिकल जांच कराकर मामले की जांच कर रही है। एक लड़की नाबालिग है, उसके साथ एक उसकी सहेली और थी। दोनों लोग दवा लेने के लिए निकले थे और उसी बीच एक कार से उस लड़की को अगवा किया गया। दूसरी लड़की ने बचाने की कोशिश की तो वो बचा नहीं पाई उसको, और उसको अगवा करके लोग ले गए। उस समय 2 लोग थे, बाद में कुछ जानकारी हो रही है कि 1-2 लोग और थे। तो जो भी स्थिति बन रही, लड़की जब पता लगा कि नवाबगंज के पास छोड़ी गई है, तो वहाँ से नवाबगंज जो लड़की आई, माँ बाप उसको लाए और तब इसके बाद पुलिस को सूचना दिया। तो तहरीर मिल गई है और मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। लड़की को ट्रीटमेंट के लिए और आगे की जाँच के लिए मेडिकल भेजा जा। भले ही सूबे की पुलिस प्रदेश में कानून व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने का दावा करती है, लेकिन एक ही दिन में कानपुर महानगर में गैंगरेप की 2 घटनाएं न केवल शर्मसार करने वाली हैं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो खामोशी क्यों है इतनी? क्या गूंगे बहरे हो गए सभी? और सुना सके जो हालत तेरी वो जुबान कहां से लाऊं? वाकई ये वक्त है चीख चीख करके इस सवाल को उठाने का। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किस तरह से लोग चलती गाड़ियों में महिलाओं को सड़क से खींच खींच कर, युवतियों को सड़क से खींच खींच कर गैंगरेप कर रहे हैं। कहां है कानून का इकबाल? कहां है समाज का इकबाल? ये चर्चा का विषय, इस पर बात होनी चाहिए। और अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कानपुर में जिस तरह से एक ही दिन में 2 गैंगरेप के मामले देखने को मिले हैं, पूरा देश इससे शर्मसार हुआ है। और इस घटना के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगना भी शुरू हो गए हैं। शासन प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। महिला एक्टिविस्ट इस तरह की घटनाएं न रुक पाने को एक चिंता का विषय बता रही हैं और सूबे में बढ़ते अपराधों के लिए पुलिस और सरकार दोनों को जिम्मेदार बता रही हैं। देखिए, ये एक तरह से सामाजिक विघटन का प्रतीक है कि हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएं रोके नहीं रुक रही हैं। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जहाँ की पूरी शासन प्रशासन की व्यवस्था एक तरह से ढह गई है और सरकार वहाँ किसी तरह की रुचि नहीं ले रही है। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि वहाँ पर मुलायम सिंह जी के बयान के बाद से एक खास तरह का रेप कल्चर डेवलप हुआ है और उसी का ये नतीजा है कि एक दिन में 2 घटनाएं इस तरह से, और वो भी नाबालिग बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। ये अपने आप में बहुत भारी चिंता का विषय है। देखिए, यूपी की जो सरकार है उसके नेता और वहाँ के जो आला पुलिस ऑफिसर हैं वो खुद ही महिलाओं के प्रति होने वाली सेक्सुअल वायलेंस को लेके पूर्वाग्रहग्रस्त है, उनके बायसीज है। और वो अभी तक ये करते आए हैं कि महिलाएं ही उसके लिए जिम्मेदार हैं और उसकी वजह से वहाँ पे महिलाएं घोर असुरक्षित हैं। और 24 घंटे में 2 महिलाओं के साथ बलात्कार होना कानपुर शहर में, जिसकी अपनी एक आजादी के आंदोलन में एक छवि रही है, ये बहुत ही दर्दनाक है। और हम ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ जो अपराधी हैं सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से लगातार रेप्स, गैंग रेप्स और एसिड अटैक्स नहीं हो रहे होते। समय आ गया है कि यूपी की सरकार को सजग होना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को सख्त करना पड़ेगा और यूपी की जनता की सुरक्षा का बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो 3 महिला हमने आपको सुनवाया, 3 महिलाओं की बात। रंजना कुमारी, जगमती सांगवान, शोभा ओझा। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में और हम आपसे भी चाहेंगे कि आप इस पर अपनी राय दें। हमारे फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी। रमेश जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ हैं रिटायर्ड डीजीपी ब्रजलाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन साहिबा हमारे साथ होंगी और हमारे संवाददाता सुनील गुप्ता को भी हम जोड़ेंगे कानपुर से इस पूरी घटना पर और ज्यादा अपडेट लेने के लिए, इन दोनों वारदातों पर, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आरोपियों पर फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है। मैं सुनील गुप्ता से ही पहले चलूंगा। सुनील, आप सबसे पहले बता दीजिए कि इस पूरे मामले में अभी अपडेट क्या है? आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं? उसके बाद पुलिस ने 2 दबिश दे करके उसमें जो आरोपी है सादाब, उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसके जो उसके साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। अभी जो सामने आया उसमें सादाब ने बताया कि उसके साथ में एक इंजीनियर था, उनका एक ड्राइवर और एक दोस्त था जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जिस तरीके से सादाब की बात करें या जो पुलिस के जो दूसरे पुलिस सूत्र हैं उनकी बात करें तो अभी तक ये कहना आ रहा है कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी। लेकिन जो लड़की के बयान हैं, लड़की के बयान के उसमें पूरी तरीके से कहा है कि उसमें उसके साथ उसको यहाँ पे घर से जबरन उठा ले गए थे और उसके बाद उसके साथ रास्ते में गाड़ी में उसके साथ में बारी बारी से 4 आरोपियों ने उसके साथ में बलात्कार किया। तो इस आधार पर पुलिस ने इस मामले को एसएसपी ने जो गंभीरता से लेते हुए तुरंत दर्ज कर लिया और उनको एसएसपी का कहना है जो भी इसमें दोषी हैं उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी, और दूसरे मामले पर कोई अपडेट आप दे पाएंगे? जिस तरीके से जैसे घटना हुई थी उसके बाद से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके बाद पीड़िता का यहाँ पर मेडिकल के बाद अस्पताल से उसको सब कुछ ठीक होने पर उसे घर भेज दिया गया। उसके बाद अभी जो पुलिस उसमें जो आरोपी है सैयद, उसकी तलाश कर रही है। पुलिस अभी तक फिलहाल उसकी तलाश नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना उसके लिए टीमें बनाई गई हैं, उसमें जैसे ही कुछ इम्प्रूवमेंट होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ
वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा स्टूडियो में, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। रमेश वर्मा जी, कानून का इकबाल घटा है, समाज का इकबाल घटा है, या शासन प्रशासन, जैसा कि इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि एक सत्ता आती है उसके बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। राह चलती लड़कियों को उठाना अपने आप में बेहद चिंता की बात है। इसको तो किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस पर किसी भी तरह की दलील जो है वो कुतर्क ही दिखती है, कुतर्क ही साबित होती है। देखिए, सीधा सा एक सवाल है। आपने कहा कि कानून व्यवस्था, निसंदेह उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अत्यंत चिंतनीय है और उसका कारण यह है कि हमारी सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए वो हमारी सरकार गंभीर नहीं है और सरकार का भरोसा भी अब जनता पर नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में बीजेपी और दूसरे दल बार बार यही आरोप लगाते रहे, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री बने, जंगल राज का खात्मा हुआ या लोगों में विश्वास जागा। इसके बावजूद भी लोगों ने, चूंकि लालू उनके साथ आ गए थे जिनके जंगल राज था, बार बार यही आया, लेकिन जनता का अटूट भरोसा नीतीश कुमार पर रहा और विश्वास व्यक्त किया कि इनके रहते ये सब नहीं होगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जितने भी उनके ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर के, जंगल राज को लेकर के जो मुद्दा बनाया गया वो नहीं चला। आम जनता ने नीतीश कुमार को बनाया। तो ये सब कुछ निर्भर करता है सरकार पर। अगर सरकार ठीक होगी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार जो है चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। मैंने शिवपाल जी हैं, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह है, अखिलेश जी, सब कह रहे हैं कार्यकर्ताओं, नेताओं, ऐसा मत करो कि सरकार की छवि खराब हो, ऐसा मत करो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर, सरकार के मुखिया इस बात को लेकर साफ करते रहे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को हम बेहतर से बेहतर बनाएंगे और पुलिस प्रशासन पर उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से पुलिस का खौफ घट रहा है, जिस तरह से अब ये जो बात हम देख रहे हैं कि अगर चलती सड़क पर किसी को उठाया जा रहा है, चार लोग उसके साथ रेप कर रहे हैं, वो इंसाफ के लिए चिल्ला रही है, तो अपने आप में फिर ये किसका इकबाल हुआ, किसकी बात हम सही माने? ताहिरा हसन साहिबा हमारे साथ हैं। ताहिरा जी, कैसे देखें इस तरह के मामले को और कैसे रोकें इस तरह के मामले को, आप क्या मानती हैं? मैं तो कई बार आपके इस चैनल पे भी कह चुकी और चैनलों पे भी कि पूरी तरह से अब उत्तर प्रदेश जो है ये बलात्कार का गढ़ बन गया है। बार बार ये कहा जाता है, सख्त से सख्त पुलिस एसपी साहब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हमेशा ये बात होती है। मेरा मानना है कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जो बलात्कार का गढ़ बन गया है और इस समय जिस तरह से सड़क से खींच के लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को इंडोर्स कर रहे हैं, हमारे नेता लोग इंडोर्स कर रहे हैं। कोई नेता कहता है कि महिला जो है वो गोल्ड है, सोना है, अबू आजमी कहते हैं इसको ढाक के रखना चाहिए। कोई कहता है कि लड़के हैं, इनसे गलती हो गई, तो कोई कहता है महिलाएं बलात्कार होता नहीं, करवाती हैं, तो कोई कहता है पैसे के लिए, अंबिका चौधरी जी कह चुके पैसे के लिए बलात्कार होता है, कराती हैं। तो ये पूरी चीजें चलती आती हैं और हम देखिए इस बात का बार बार कहा जाता है कि बेचारा मुख्यमंत्री नौजवान है, खुल के काम नहीं कर पाता है। मैं बार बार इसको कहती आई हूँ, कई बार आपके चैनल पे एंकर ने भी मुझसे बहस भी की है। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी के भतीजे को, किसी के बेटे को नहीं मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। उसने एक नौजवान, एक बेहतर सरकार देने, साफ सुथरी सरकार देने वाले व्यक्ति को चुना था। हम अपने प्रदेश का, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, तो हम देख रहे हैं जिस तरह से बलात्कार बढ़ रहा है और बलात्कार बढ़ने के बाद सिर्फ हमेशा हम लोग चैनलों पे आते हैं, बात होती है, बार बार हम लोग सड़कों पर उतरते हैं, महिला संगठन आंदोलन करते हैं और आंदोलन के बाद भी हम देखते हैं क्या होता है। वो पुलिस कर्मी, मैंने कई बार आपके चैनल पे भी कहा, पुलिस भी इस तरह की सोच रखती है। मैं मानती हूँ उस मानसिकता से ग्रस्त है, वो इसी समाज से गए लोग हैं, वो भी महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को इंडोर्स करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुशीनगर का मैं आपने ये बात छेड़ी है तो मेरे पास, मैंने जब सर्च किया तो एक मामला निकला कि कुशीनगर में बलात्कार पीड़िता से पुलिस वाला पूछता है उत्तर प्रदेश में कि जरा कपड़े उतार कर दिखाओ कि कहां बलात्कार हुआ। ये सर्च करने पे बात निकल कर आई। ऐसी बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश के लिए। हमारे साथ ब्रिजलाल जी हैं जो कि रिटायर्ड डीजीपी हैं। ब्रिजलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, निर्भया केस जो दिल्ली में हुआ था
उसके बाद ये उम्मीद जागी थी कि बलात्कार के मामलों पर लिया खौफ स्टेट बढ़ेगा, में। सख्ती होगी। ब्रजलाल जी, पर क्या लगता है समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है और वो खौफ नहीं बन पा रहा है, वो खौफ नहीं बन पा रहा है लड़कों में, मर्दों में या इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों में, और लगातार उसके बाद भी घटनाएं हुई और उत्तर प्रदेश में तो जैसे लाइन लग गई है। मनीष जी, सबसे बड़ा होता है सरकार का इकबाल, उसके बाद शासन और प्रशासन का इकबाल। जब इनका इकबाल बुलंद होता है तो पुलिस फोर्स जो मौजूदा समय में है, आप आधी कर दें तब भी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन जब सरकार का इकबाल ही नहीं है तो ये घटनाएं हो रही हैं और इसको पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। ये कानपुर की 2 घटनाएं हैं। दोनों घटनाओं को मैंने अखबार में पढ़ा। आपने बताया गांव में एक बालिका निकली, दूसरी दवा लेने गई टहनेरी कर्मी की बेटी 8वीं की छात्रा। ये सब गरीब लोग हैं जी। और ज्यादातर इस प्रदेश में जो शिकार हो रही बलात्कार का, वो गरीब घर की बच्चियां हैं, चाहे वो किस जाति धर्म की हों, लेकिन जो बलात्कार की शिकार ये बच्चियां हो रही हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ ब्रजलाल जी। दलितों का एक रामकेश वर्मा, एक दर्शक मेरे साथ उरई से जुड़ गए हमारे साथ, उनकी बात सुन लें, क्योंकि दर्शकों का भी प्रोग्राम है, दर्शकों की राय भी हम इसमें जरूर लेना चाहेंगे। रामकेश वर्मा जी, स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। आपके इसमें ऐड कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ चीजें, आप उसको सुन लें, उसके बाद वर्मा जी को जोड़िए। हाँ, बताइए बताइए। ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग के लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। अभी माल में 2 दिन पहले बलात्कार की घटना हुई और दरोगा जी 50 किलो गेहूं, 50 किलो चावल पर उसके सौदा कर रहे थे, समझौता करा रहे थे। 2012 में SC ST की महिलाओं के साथ 268 घटनाएं हुई, 268। 2013 में इस सरकार में बढ़कर हो गई 350 और 2014 में ये घटना हो गई 413। ये घटना तब है जब पुलिस लिख नहीं रही है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब पुलिस लिखती नहीं है तो लोग जाते हैं अदालत में और धारा 156(3) CRPC में मुकदमा कायम कराते हैं जी। तो पुलिस ने जिसमें मना किया, उसमें जो दलित वर्ग के लोग कोर्ट में गए, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा कायम हुआ, जिसको पुलिस ने मना कर दिया था, इसी पुलिस ने 50% केसेज में चार्जशीट लगाया। ठीक है, इसका मतलब वो 50% बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपकी बात को हम समझ रहे हैं और इससे सहमत भी है। रामकेश वर्मा एक दर्शक जुड़ गए उरई से, उनकी भी बात सुन ली जाए, फिर मैं लौट रहा हूँ ब्रजलाल जी आपके पास। जी रामकेश जी, जब भी हमारे दर्शक हमें फोन करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम, साउंड बिल्कुल बंद कर दें, कम कर दें, ताकि हम लोग बहुत अच्छे तरह से संवाद कर पाएं, आपकी बात हम तक पहुंच पाए, हमारी बात आप तक पहुंच पाए। हमारे मेहमान हमारे साथ रहेंगे, आप हमें जरूर फोन कीजिए, क्योंकि ये आपका कार्यक्रम है और आपकी राय इस मुद्दे पर बेहद बेहद जरूरी है। आखिर कब तक, जी हाँ, आखिर कब तक चलेगा उत्तर प्रदेश में ये, जिस तरह से लगातार वारदात हो रही है महिलाओं के खिलाफ, और कानपुर में एक साथ 2 गैंगरेप। कानपुर में हुए इस गैंगरेप पर राजनीति भी अब शुरू हो गई। 2 गैंगरेप हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रतिपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के 7 घटनाओं में अब प्रथम स्थान पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राजेंद्र चौधरी जी, माननीय आजम खान साहब, तीनों कहते थे कि नहीं महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में ज्यादा है। हम तब भी कहते थे कि अच्छे काम से तुलना करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, अगर है ज्यादा तो फिर उसको वो भोगे। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है। बताए उत्तर प्रदेश सरकार किससे प्रतिस्पर्धा करेगी, किसके आंकड़ों से तुलना करके जनता को भ्रम में डालेगी। और कानपुर में जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर उस पर तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। समाजवादी पार्टी सरकार में पूरा प्रदेश जंगलराज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जनता अपराध के छाए में जी रही। बलात्कार, हत्या, डकैती, बैंक डकैती, अपहरण, फिरौती, जमीनों पर अवैध कब्जे
तथा पत्रकारों पर हमले आज बेतहाशा बढ़े हैं और यहां तक कि पूरी प्रदेश की जनता गुंडा राज की आग में बुरी तरह जल रही है। तो सियासी जमातें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस पर करेंगी और विपक्षियों को वाकई एक मौका मिलता है और उनकी बात भी सही है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आप सुन रहे थे, मेरा आपसे यही सवाल है कि जब कानून का इकबाल नहीं है, हम समझ रहे हैं, शासन प्रशासन का खौफ नहीं है, ये बात भी हम हमारे पूरे पैनल के अभी शुरुआती बातचीत से निकल कर आई, लेकिन डॉक्टर रमेश जी, क्या समाज इस पर मैं आपसे बात करता हूं, एक दर्शक को जोड़ लेता हूं अपने साथ, फिर मैं लौट रहा हूं। संतू पांडे कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी पांडे जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि जो इस तरीके के गैंगरेप हो रहे हैं और इस पे सारी पार्टियां जो राजनीति कर रही हैं कि अखिलेश सरकार का जो है उसको शासन लागू है और इसने वो इस तरीके का, देखिए यहाँ पे कोई शासन प्रशासन की बात नहीं है। यहाँ पर जो है व्यक्ति की सोच इतनी गंदी हो चुकी है, तो इस सोच को ठीक करने के लिए हम लोगों को एक तरीके से जो है लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और जब इस तरीके से हम लोगों को जागरूक करेंगे और अपने साथ में सबके एक दूसरे को जागरूक करेंगे, इस तरीके से करने से क्या है बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जी जी, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की, वही बात मैं आपसे कह रहा था, इन्होंने एक तरह से मेरे सवाल को अपनी जबान दे दी। जी, सुनील गुप्ता को पहले मैं ले लेता हूं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। सुनील गुप्ता, हमने देखा है कि कानपुर में पुलिस में भी तालमेल नहीं है, प्रशासन में तालमेल नहीं है। जब डीआईजी को फोन किया गया तो उन्होंने घटना से अनभिज्ञता जताई थी, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का तालमेल न होना, आपस में कार्रवाई करने में, आरोपियों को पकड़ने में, फौरन तत्काल कार्रवाई होने में बड़ी बाधा बन जाता है। बात करें कि जो तालमेल की, तो जिस तरीके से जो मामले को जैसे ही शाम को अधिकारियों एसएसपी को जानकारी हुई, एसएसपी ने तुरंत ही मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने एक टीम भी बना दी थी जिसमें जो भी दोषी हो उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिए गए। तो लगता है शायद हो सकता है इसमें डीआईजी को अगर जानकारी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक रेंज के एक बड़े अधिकारी हैं, अगर रेंज के एक अधिकारी को इतनी बड़ी घटना के बारे में जानकारी नहीं है तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन जिस तरीके से एसएसपी ने मामले में कर रहे हैं सुनील, हम बात ये नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपस में तालमेल नहीं है, आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है इस तरह के मामलों से निपटने के लिए। आपस में तालमेल की बात करें तो आपस में अधिकारी वो अपना उनका है कि अपना उन्होंने क्यों नहीं बताया, ये भी एक बड़ी गंभीर बात है कि अगर नीचे के अधिकारी उनको डीआईजी को नहीं बताते हैं तो बड़ी गंभीर बात है। लेकिन आईजी जोन को इस पूरे मामले की जानकारी थी और वो लगातार वो खुद इस मामले को लेकर के सीओ और एसपी से बात करते रहे। तो इसको लेकर जिस तरीके से एसएसपी ने इस मामले में तत्परता भी दिखाई और तुरंत ही लगभग 8 घंटे के भीतर ही इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ जो 3 जो दूसरे आरोपी हैं, वो चूंकि जो गुजरात में की गाड़ी थी उसमें जाहिर सी बात है माना जा रहा है आरोपी गुजरात का, वो रात में यहाँ से निकल गया, उसको लेकर के एक टीम बनाई गई, वो उसको दबिश के लिए निकल चुकी है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, दुर्गा प्रसाद, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास लौटते हैं। दुर्गा प्रसाद जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं दुर्गा प्रसाद जी, बोलिए। हेलो जी बोलिए दुर्गा प्रसाद जी। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि 85% जो देश की, उत्तर प्रदेश की जनता या देश की है जी, इनको जो है नेताओं से भी कोई भरोसा नहीं रह गया, पुलिस से भी कोई भरोसा नहीं है। ना मानिए तो सर्वे करा के देख लीजिए जी। और ये अपराधियों को जो है संरक्षण देते हैं और शरीफ आदमी को जो है रिपोर्ट तक नहीं लिखते। जी ठीक है, तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी शासन प्रशासन और व्यवस्था पर हमारे दर्शक बता रहे हैं। मेरा सवाल आपसे वही था, ठीक है, सब कुछ अगर फेल है, जो बात से आपके निकल रहा है, समाज क्या कर रहा है, और जो हमारे दर्शक भी कह रहे थे अपने स्तर पर ही अब जागरूकता की जरूरत है और यहाँ विश्लेषण की नहीं एक्शन की जरूरत है। रमेश जी, देखिए 2 बातें हैं, समाज क्या करे, समाज के लोग, जैसे अभी एक हमारे सज्जन कह रहे थे, शरीफों की कोई सुनता नहीं है। आप थाने में जाइए, पुलिस में जाइए, तो हमारे प्रति कोई विश्वास ही नहीं है जनता के प्रति पुलिस का। पुलिस का ये भगा दे, पुलिस अपना खुद ही तालमेल कर लेती है। किस मुंह से जनता जाए, क्योंकि पुलिस ने जनता का विश्वास ही नहीं प्राप्त किया। अब जागरूकता ऐसे होनी चाहिए कि दिल्ली में क्या होता, अभी ये घटना दिल्ली में हुई होती तो अब तक पूरा हंगामा खड़ा हो गया था।
पूरा मीडिया तंत्र सब चिल्लाने लगता, दिल्ली दहल गई, महिलाएं सुरक्षित नहीं है ये, और सब लोग निकल निकल कर आने लगते, कोई इंडिया गेट पे भी होने लगता, सब कुछ होने लगता। इस तरीके की महिला संगठनों की जागरूकता की तो आवश्यकता है, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया तंत्र या इस तरीके के जैसी घटनाएं रोज हो रही हैं कानपुर में, और लेकिन उस पर उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा। और पुलिस समाज में लोग चाहते हैं कि वो जाकर के कहे, लेकिन उन्हें मालूम है कि पुलिस उनको तो दुत्कार के भगा देगी। वहां पर तो थानों में जो कतिपय लोग हैं उनकी ही सुनी जाती है, तो समाज क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल स्थिति ये है। बिल्कुल। और समाज के जो थोड़े बहुत महिला संगठन भी हैं, वो अगर जागरूक हो जाएं और वो एक मोर्चा ले लें, लेकिन उनकी संख्याएं सीमित है, उनका संख्या बल सीमित है, सारी स्थितियां हैं, लेकिन अगर एक तंत्र हो जाए दिल्ली जैसा, तो शायद कोई ना कोई काम बने। ठीक है, हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ हैं, कमल गुप्ता लखीमपुर से। कमल जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल जमाने में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और पुलिस के रही बात पुलिस की, तो पुलिस तो कार्रवाई कोई भी अगर मर्डर होगा या कुछ होगा तो कार्रवाई बाद में करेगी ना, पहले तो कार्रवाई कर नहीं सकती है। और दूसरी बात, जो घटनाएं हो रही हैं वो खाली उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, पूरे देश में हो रही है। जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ भी हो रही है, इससे पहले जो सरकार थी उसमें भी हुई। जैसे लखीमपुर में यहाँ पर निघासन में सोनम हत्याकांड हुआ, उसमें भी और कई केस हुए। यहाँ लखीमपुर में एक दरोगा की हत्या हुई, तो केस तो होते रहते सरकारों से, सरकार का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये कि दबाव रहता है। किसी की सरकार में क्या हो रहा है ये बात ही नहीं हो रही। हम कह रहे हैं ये कल्चर कैसा हो गया है और इसको किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, या इस कहां पर इकबाल में कमी है, कहां खौफ नहीं है, इसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए कमल गुप्ता जी लखीमपुर से आपका। यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। मैं ब्रेक पर जाने से पहले हमारे संवाददाता सुनील गुप्ता का शुक्रिया करूंगा जो हमारे साथ कानपुर से जुड़े थे। बाकी 3 मेहमान हमारे साथ रहेंगे, हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेहद संवेदनशील, बेहद अहम और हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ ये मसला है। बेबाक अपनी राय रखिए, बेखौफ अपनी राय रखिए। फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कानपुर में हुई 2 घटनाओं की, जहां पर मासूम लड़कियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में यही हाल रहेगा? सवाल यह भी है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा? और हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर मैं आपको उनके बारे में बता दूं। डॉक्टर रमेश वर्मा है मेरे साथ, रिटायर्ड डीजीपी ब्रिजलाल जी हमारे साथ हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन साहिबा हमारे साथ हैं। ताहिरा जी, आपके पास आ रहा हूं। ताहिरा जी, हमारे एक दर्शक भी बोल रहे थे कि सरकार किसी की भी रहे, आएगी जाएगी बनेगी। आप जमीन पर काम करती हैं, आपने देखा है कहां पर हम लोग चूक रहे हैं, और इस वक्त विश्लेषण के साथ साथ क्या आपको लगता नहीं कि अब एक्शन होना चाहिए और सख्त एक्शन होना चाहिए हर स्तर पर? जी जी बिल्कुल, मैं उन्हीं का जवाब देने के लिए मैं चाह रही थी। उन्होंने जिस तरह से कहा कि समाज में जागरूकता जगाना चाहिए, समाज में तो जागरूकता जगाना ही चाहिए, लेकिन मेरा कहना है क्या इसका इंतजार करना चाहिए कि और बलात्कार हो और हीनियस क्राइम हो? हमारा कानून है, कानून का राज है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ स्वयं सेवी संगठनों पर ये देश चल रहा है। जो चुन के सरकार आई है वो जनता ने चुन के भेजी है। अगर वो सरकारों का काम है कि वो अपने काम को करें, हम एक्टिविस्ट उन पे प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, जो हम बिल्डअप करते रहते हैं बराबर हम उनके खिलाफ अपने मोर्चे निकालते रहते हैं, अपनी बात रखते रहते हैं। लेकिन हमारा कहना, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं उसके जरिए जल्दी जल्दी निस्तारण किया जाता है? क्यों टाइम देते हैं कि विटनेस जो है वो हॉस्टाइल कर दिया जाए? जो जाहिर है, जैसे अभी हमारे साथी ब्रिजलाल जी ने कहा था कि वो गरीब तबके की महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं जिनके साथ बलात्कार होता है, और ये पैसे वाले रसूख वाले जो गाड़ी से चलने वाले लोग हैं जिन्होंने घसीट के बलात्कार किया, उनके पास इतना पैसा होता है कि इतना लंबा टाइम प्रक्रिया लगती है ये न्यायिक, कि उसमें वो पूरी तरह से विटनेस को हॉस्टाइल कर देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। पूरा उनके साथ नेक्सस उनके साथ होता है, नेताओं के छगुआ भगवा होते हैं, पुलिस भी उनके साथ खड़ी हो जाती है। तो आप कैसे समझेंगे कमजोर महिलाओं का सिर्फ महिला संगठन चिल्ला के कंप्लीट कर लेंगे? और दिल्ली की बात हमारे आपके वरिष्ठ पत्रकार ने कही थी, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद 2 साल की बच्ची के साथ भी बलात्कार हुआ, 4 साल की बच्ची के साथ हुआ, अभी कुछ दिन पहले हुआ। क्या निर्भया जैसा ही कोई खड़ा हो पाया आंदोलन? देखिए, आंदोलन खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है, और आंदोलन बहुत कुछ बदल सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आंदोलन खड़े होने में भी उस तरह से
हमेशा आंदोलन खड़े नहीं हो पाते, बहुत बिखरे हुए हैं। महिला आंदोलन भी मैं कहूंगी बिखरे हुए हैं, किसान आंदोलन भी बिखरे हुए हैं, मजदूर आंदोलन भी बिखरे हुए हैं। अगर सारे आंदोलन एक प्लेटफॉर्म पे, सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो मैं कहती हूँ बिल्कुल ही किसी भी सरकारों की चूल्हे हिला देते हैं। सरकारें बनाते और बिगाड़ती तो जनता ही है। ठीक है, ये बात जरूर है, एक जागरूकता के रूप में जाना चाहिए। लेकिन बृजलाल जी ने बिल्कुल सही कहा, इकबाल से सरकार चलती है। इतने बलात्कार हो रहे हैं, पूरा बलात्कार का गढ़ बन गया है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही, बराबर हम देख रहे हैं। ठीक है, मैं बृजलाल जी के पास ही आता हूं, लेकिन एक जितेंद्र हमारे दर्शक कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताहिरा जी, उनकी बात भी हम सुन लें, फिर मैं बृजलाल जी के पास आ रहा हूं। जितेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इससे पहले जो तमाम केस हुए बलात्कार के, जितेंद्र जी आप मुझे सुन रहे हैं? हुआ क्या इसका हाँ, अपनी बात रखिए। खुलासा है? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी के नेता जो रोटी सेकने के लिए मैदान में आए थे अभी आपके चैनल के माध्यम से, उनको ये सोचना चाहिए कि उस लड़की को कहाँ से न्याय मिलना चाहिए, न कि रोटी सेकनी चाहिए उनको। वो बता रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार है, फला की सरकार है, ऐसा कर रही है। उनकी सरकार में नहीं होता था। और इस समय एक होने की जरूरत है। जो ऐसी लोग हैं इनको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। हम लोगों को एक होकर के, ये जो दोषी हैं समाज के, इनको दोषियों को एक सबक सिखाना चाहिए। पुलिस के माध्यम से हम लोग उनकी सहयोग करके उसको पकड़वाने का काम करना चाहिए। उसके बाद इनको राजनीतिक नोटिस लिखनी चाहिए। ठीक है, इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, आपका कहना है। नूर आलम कानपुर से हमारे साथ है। नूर आलम साहब अपनी बात रखिए। नूर आलम जी अपनी बात रखिए। बोलिए जी, अपनी बात रखिए। हाँ जी जी, हाँ जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए। आलम नाम है जी। हम ये बोल रहे हैं कि एक अपराधी को स्क्रीन पे दिखा रहे गिरफ्तार हुआ शादाब, बात किसी अपराधी का नाम ही नहीं दे रहे हैं। पुलिस क्या कर रही, मतलब ये आरोपियों क्यों नहीं गिरफ्तार, जो भी आरोपी उनको सख्त सख्त सजा दी जाए। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। तो तमाम आरोपियों को पुलिस की हिरासत में होना चाहिए, हम सब ये चाहते हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपने भी सुना कि किस तरह से लोगों के विचार आ रहे हैं कि इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए, इस मामले में त्वरित एक्शन होना चाहिए। और कई बार देखा जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम बात करें तो जो ग्रामीण इलाके हैं यूपी के, वहां पर तो खुलेआम धमकाते हैं आरोपी पीड़ितों को। पुलिस की नाक के नीचे ऐसा होता है, थाने में आके धमकाते हैं और पुलिस खामोश बनी रहती है, कई बार कार्रवाई नहीं होती, इतने दबंग होते हैं। देखिए, सीधी सीधी बात यह कि जब राजनीतिक संरक्षण रहेगा जी, पोस्टिंग्स राजनीतिकों के आधार पर होगी, तो निश्चित रूप से वो थाने भी राजनीतिक हिसाब से चलेंगे। और यही कारण है कि खौफ नहीं है। पुलिस का एक समय खौफ था, दरोगा जी निकल गए तो पता लगा कि मोहल्ले में दहशत हो गई। एक समय हमारे बृजलाल जी जानते होंगे कि एक समय लाल फीता वाली सिपाही चली थी, और जिस मोहल्ले में निकल जाती थी साइकिल से 4-5 सिपाही, दहशत हो जाती थी। आज तो हमारे चौकी इंचार्ज को से पूछा जाए तो अपने इलाके का भी इतिहास नहीं बता सकता, पूरा क्षेत्रफल तक नहीं बता सकता, उसे मालूम ही नहीं है, वो अपने इलाके में जाता ही नहीं है। तो जब तक ये खौफ पुलिस का जब तक नहीं होगा, और ये जब होगा जब राजनीति को बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। अगर राजनीति को नहीं किया, हमारे विक्रम सिंह जी थे, हम लोग बड़े परिचित थे, जब डीजीपी थे तो कह रहे थे कि अपराधियों पर कहर होकर ढा दो, कहर ढा दो, ये चिल्लाते थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज जो हमारे प्रदेश की जो स्थिति है, जो आप कह रहे हैं कि ये सब बहुत सी घटनाएं नहीं आ रही हैं, कारण क्या, ये राजनीतिक बीच में बैठ करके तालमेल करा करके, समझौते करा करके रफा दफा करा देते हैं। अब तो एक समस्या और आ रही है, अब तो हमारी पुलिस एक बात और कहने लगी, घटना हुई, अखबारों में आप पढ़ा करिए, तो घटना हुई, कहे वो तहरीर आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे। अब तहरीर आए, उनको बिल्कुल थाली में सजा करके तहरीर दी जाए कि साहब मेरी बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, मेरी बेटी के साथ में ये हुआ, मेरे घर में चोरी हो गई, तब वो तहरीर लिखेंगे। बिल्कुल संवेदनशीलता की कमी, कितनी गंभीर बात है। पहले मुझे मालूम था कि किसी को दरोगा को हम लोग बता देते थे कि ऐसा हो रहा, बोले देखो मैं जाता हूं, अभी देखता हूं कि क्या हो रहा है। आज कहते तहरीर आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, और उसकी वजह भी बहुत सारी है। संवेदनशीलता की यहाँ कमी है, ये बात साफ हो रही है। आनंद गुप्ता, अशोक जी अपनी बात रखिए। बंदूक लिए जो गाड़ियां निकल रही हैं, नैनीताल से बोल रहा हूँ। जी अशोक जी बताइए। हेलो जी बोलिए।
देखिए, मैं आपको एक दो चीजें महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूँ जी। जब हम फैजाबाद में जब रिपोर्टिंग करते थे 83-84 में, इंस्पेक्टर कोतवाल होते थे, वहाँ पर जब अपने घोड़े से रिकाबगंज चौराहे तक निकलते थे, बड़े बड़े खूंखार बदमाश जब वो अपने घोड़े से कोतवाली से बैठते थे तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक रिकाबगंज चौराहा मुझे अभी भी याद है, तो तब तक पूरी सड़क जो है सन्नाटा हो जाता था, बड़े बड़े बदमाश चले जाते थे। और आज इंस्पेक्टर के नाम से कोई आदमी मक्खी भी जो है इधर से उधर नहीं होती। अभी बड़े डीजीपी जो अभी कह रहे हैं, बड़ी हसमत वाली बात कह रहे हैं, अभी सरकार तो उन पे आरोप लगा रहे हैं। जब इनसे मैं पूछना चाहूंगा, जब ये स्वयं जब उसमें थे पद पे, तब उन्होंने इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की? अधिकांश अधिकारी जो उच्च अधिकारी जो होते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब पद पे होते हैं तो निसंदेह जब तक राजनीतिक संरक्षक नहीं होगा, बड़े पद पे अस्थिर नहीं होते। और रहा जो ये घटनाओं का जो प्रसंग है, जब तक उस इलाके का चाहे इंस्पेक्टर से लेकर और दीवार जी कुछ साउंड ठीक से नहीं आ पा रहा था, उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन हम ये सवाल जरूर ब्रजलाल जी से भी करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर कब तक। और इस विशेष कार्यक्रम के आखिरी दौर में, आखिरी मरहले में हम लोग पहुंच चुके हैं। ताहिरा हसन साहिबा हमारे साथ हैं। हमने बात की, ताहिरा हसन साहिबा आपके जरिए भी बात आई, ब्रजलाल जी के जरिए भी आई, रमेश जी के जरिए भी बात आई कि कानून का खौफ नहीं है, पूरी तरह से खौफ नदारद है और पूरी व्यवस्था में गड़बड़ी है। इलाज कहां से होना चाहिए शुरू? आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि हम सिर्फ चर्चा या विश्लेषण करते रह जाएं या अब बहुत हो गया? नहीं, बिल्कुल हम लोग तो कह रहे हैं, मेरा तो कहना है कि जस्टिस वर्मा के बेटी को जो का त्यों इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से बन गई है ना। अब तो हमारे पास ये वायलेंस के अगेंस्ट एक कानून आ गया है, रेप के अगेंस्ट, तो उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? उसमें दिया हुआ है कि थाना इंचार्ज अगर नहीं करता तो उसको दंडित किया जाए। मेरा कहना फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई तो क्यों नहीं गठित हो रहे हैं जल्दी से जल्दी? गठित है तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है रेप केस में, उसको तुरंत केसेस का निस्तारण जल्दी जल्दी क्यों नहीं खत्म हो जाता है? मैंने कहा जब विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, अगर आप जल्दी जल्दी निस्तारण करेंगे, पुलिसकर्मी जो इसमें इन्वॉल्व है उनको दंडित करेंगे, जो रेपिस्ट है उनको दंडित करेंगे, तभी तो उनका जो हौसले इतने बुलंद है वो नीचे आएंगे, तभी तो वो डरेंगे। पुलिसकर्मी भी डरेगा कि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो हमको दंड दिया जाएगा, सिर्फ सस्पेंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दलील कई बार ये भी दी जाती है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल न करने लगे। अगर वाकई में पॉलिटिकल विल होना चाहिए। महिलाओं के साथ जब कोई कानून आता है, देखिए इमरान साहब, तो ये बात होती है कि गलत इस्तेमाल ना होना। डोमेस्टिक वायलेंस गलत इस्तेमाल, एक टूल मिलता है उसको फौरन होता है कि गलत इस्तेमाल ना हो। इसमें गलत इस्तेमाल क्या होगा? पीड़िता बता रही है, उसका मेडिकल होगा, तुरंत मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल के बाद ये साबित होगा, वो कह रही कोई लड़की, कोई महिला गलत नहीं कहेगी कि मेरा बलात्कार हुआ है। अगर उसका बलात्कार हुआ है और ये साबित होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। पुलिस वाले अगर नहीं करते, पुलिसकर्मी नहीं करते, थाना इंचार्ज नहीं करते, या कोई भी पुलिस का ऑफिसर तक अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जी। ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। बिल्कुल पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। राजेश, एक दर्शक लखनऊ से, ताहिरा जी हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। राजेश जी अपनी बात रखिए। करना चाहते हैं जड़ पे। हाँ हेलो, जब तक हम ये कानून सख्त नहीं बनाएंगे तब तक इस तरह की वारदातें रुकेंगी नहीं। और हमें जरूरत है कि हम लोग खुद जिस तरह अपनी माँ बहनों की इज्जत करते हैं उस तरह दूसरी माँ बहनों की इज्जत करनी चाहिए। जी ठीक है, आपकी बात हम तक पहुंची और हमारे ढेर सारे दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उन तक भी पहुंची। एक और दर्शक, मुझे इशारा मिल रहा है, दीपक एक दर्शक हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। दीपक जी आप भी अपनी बात रखिए। कहां से बात कर रहे हैं आप? पूर्णिया बिहार से, ये भी मुझे पता चल गया। जी दीपक जी अपनी बात रखिए। जी अपनी बात रखिए। दीपक जी नहीं हूँ, मैं अशोक कुमार वर्मा हूँ। अच्छा जी जी। मेरा कहना है कि हिंदुस्तान में एक आजादी और चाहिए और ये कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले जो पुलिस है जी, जो आप अपने टीवी का साउंड कम कीजिए पहले और हमसे आसानी से बात आप कर पाएंगे। राजनेताओं के साथ मिलकर कानून में जो कमजोरी है उस पर काम करते हैं। जी जी ठीक है, हम वही आपकी बात जो
सभी लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खाकी और खादी का जो ये मेल है ये बहुत दिक्कत पैदा करता है। ब्रजलाल जी के पास चलते हैं। ब्रजलाल जी, बड़े इल्जाम लगे और आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो इकबाल, वो इच्छा शक्ति की कमी है। कैसे ये इच्छा शक्ति आए, कैसे राजनीति का हस्तक्षेप अधिकारी अपने भीतर से, अपने महकमे से या व्यक्तिगत तौर पे अपने ऊपर से कुछ कम कर सके, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले बात होती है सरकार की इच्छा शक्ति। जी, सरकार जब की ये इच्छा शक्ति होती है कि कानून का राज कायम करिए, चाहे वो सत्ता की पार्टी से जुड़ा हो चाहे किसी से कोई भी, अगर ये क्लियर कट डायरेक्शन थानों तक चला जाएगा, कार्रवाई होगी, तो फिर अपने आप डाउन द लाइन मैसेज जाएगा और फिर आदमी। पर कौन सी सरकार ये चाहेगी कि उसकी छवि खराब हो, उसकी प्रदेश की छवि खराब हो, उसकी सियासत खराब हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, स्पेशली इस सरकार की, समाजवादी पार्टी सरकार की। कहते तो आप बहुत हैं, लेकिन इनका कार्यकर्ता अपराध करने से बाज नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी कह चुके हैं, थानों की राजनीति छोड़ो, तहसील की राजनीति छोड़ो, ये करो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। ये ऐसे नहीं मानते, कार्रवाई करना होगा। हमने अपने कार्यकाल में रूलिंग पार्टी के 2 एमपीज को जेल भेजा, 3 मिनिस्टर्स को जेल भेजा। पुरुषोत्तम द्विवेदी आपको मालूम है, चित्रकूट वाले केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर लगा करके उनको कारावास की सजा हो गई। एक उसमें बीएसपी के विधायक थे, इंजीनियर को पीट कर मार दिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर हमने दरोगा से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया था, एडिशनल एसपी से कराया था, सुरेश्वर से, और करा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट पर औरैया में आजन कारावास उनको, उनकी पत्नी और जिस दरोगा ने, होशियार सिंह ने, कनाइब किया था। तो जब आप जो सत्ता का रसूख वाले हैं उन पर अगर कार्रवाई कर देंगे तो डाउन द लाइन मैसेज चला जाएगा कि बिल्कुल नहीं बचेंगे। चलिए, शुक्रिया। मेरे पास बहुत वक्त की कमी है, इशारा मुझे लगातार मिल रहा है। ब्रजलाल जी, मैं आपको सुनना चाह रहा था, लेकिन माफी के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तारा हसन साहिबा, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप हमारे साथ रहीं। रमेश जी, बस चलते चलते संक्षिप्त इस पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया। मेरी प्रतिक्रिया केवल ये है कि एक तो इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए कि ये अब जो बलात्कार करने वाले ये लोग कौन हैं। आप एक सर्वे कीजिए, ये तो धनबल वाले हैं और या इनको कोई ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण है। ये इतने मस्त होते हैं कि इन्हें कानून का डर रहता ही नहीं है, इन्हें मालूम है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा। और अगर ये स्थितियां बंद हो जाए, अभी ये जाएंगे थाने में, पुलिस भी कहेगा भी देखे मैंने पकड़ लिया, अभी रात कोई इनकी आओ भगत वहां पर होगी, उन्हें खिलाया पिलाया जाएगा, कहीं चिंता न करो कल तुम्हारी जमानत करा ली जाएगी। ये जो ऐसी मैसेज है, तो ये जो कहीं ना कहीं से राजनीतिक प्रेशर रहता है, जो धन बल होता है, अगर यही लोग होते हैं, इन शक्ति बरती जाए। और पहली बात ये है कि उन पुलिस जनों को साफ मैसेज दे दिया जाएगा, अगर तुमने लापरवाही की जांच में, मुकदमा कायम करने में देरी की, तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसे मामलों में केवल चेतावनी न दी जाए, कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे कि अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं दंगे जहां होंगे डीएम एसएसपी को कर दिया जाएगा, उन्हें मालूम है ना डीएम एसएसपी को होना है ना कुछ होना है, और अपने दंगे भी हो रहे हैं। कितना गंभीरता से वो ले रहे हैं अपने बस सरकार के हुक्म को, सरकार के आदेशों को, और कितनी इच्छा शक्ति अफसरों में, नीचे तक के अधिकारियों में, वो बहुत बड़ी बात है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों को अंजाम देने वालों का लिंक राजनीतिक होता है या धनबल से होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और शायद वो बहुत एक आम आदमी इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाता कि किसी को चलती सड़क से गाड़ी से उठा ले, वो भी जानता है। बिल्कुल, ये वही लोग होते हैं जिनके पास ये हिम्मत रहती है इस बात की कि मेरे पीछे बैकअप है, और इस तरह के लोगों को ही उनके अंजाम तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी, ताकि फिर कभी किसी को इस तरह से रोना ना पड़े। कानपुर की यह घटना बेहद शर्मनाक है, बेहद अफसोसनाक है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हम ये न कह पाए कभी कि देखा जो हाल ये तेरा तो छलनी हुआ कलेजा मेरा, रोक सके जो अश्क तेरे वो नैन कहां से लाऊं, तेरी ये आप बीती मैं कैसे किसको बताऊं। हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।